हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एथेन में कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी होती है। तो देखो एथेन है ना, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। तो इनमें सहसंयोजक, क्योंकि ये एल्केन परिवार का सदस्य है, सब में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन अगर ध्यान से देखें, 1, 3, 2 या फिर 4 होता है कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध। तो यहाँ पर टोटल अगर गिन के देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंसर है। 7 संयोजक बंध होता है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन की अगर बात कर रहा है तो कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु, ठीक है, कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है, ये आपको बताना है। वो है सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या फिर लिथियम। तो जो सीजियम धातु है हमारी, वो हथेली पर ही पिघल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संकटकालीन हार्मोन क्या कहलाता है। तो संकटकालीन हार्मोन को हम कहते हैं एड्रीनलिन। ठीक है, संकटकालीन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एड्रीनलिन। भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहाँ पे होता है। तो ये होता है बच्चों क्षुद्रांत में। ये कहाँ होता है, क्षुद्रांत में होता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस की दूरी को, के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति किस चीज़ से पीड़ित है, जरा दूरदृष्टि दोष से, मोतियाबिंद से, निकट दृष्टि दोष से या फिर दूरदृष्टि दोष से। देखो आराम से पढ़ने के लिए स्वस्थ व्यक्ति को तो 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना होता है, लेकिन इस व्यक्ति को 25 से थोड़ा दूर रख के पढ़ना पड़ता है। तो इस व्यक्ति को कौन सा दोष है, यानी कि उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो उसे कौन सा है, नाम का उल्टा होता है। दूर की वस्तु देख पा रहा है यानी कि निकट दृष्टि दोष है उसको। वोल्ट किसका मात्रक होता है। तो वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देखें, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे नीचे दिया गया चित्र पारितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाता है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो हमसे पूछा चित्र में कौन सा पोषी स्तर उत्पादकों को प्रदर्शित करेगा। उत्पादक जो उत्पाद करते हैं, तो लेवल 1 में होते हैं उत्पादक, जैसे पेड़ पौधे, ये लेवल 1 में आते हैं। ठीक है, लेवल 2 में आते हैं उपभोक्ता। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्तर 1, लेवल 1। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कोई विलेन नीली लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इस विलेन की प्रकृति कैसी होगी। तो देखो नीला लिटमस क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, वो अम्लीय होता है। अगर नीले को वो लाल कर रहा है तो वो अम्लीय होगा और इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। तो देखो पीतल का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है वो होता है तांबा। तांबा होता है जिसमें 80% तांबा होता है। ठीक है, और 80 से 90% तांबा होता है और 10% आपका जस्ता होता है। ठीक है, तांबा और जस्ता। ठीक है, ये आप लिख देंगे कि तांबा होता है, जस्ता। कभी कभी इसमें लोहा भी मिला दिया जाता है या फिर निकल मिला दिया जाता है या फिर शीशा भी मिला दिया जाता है, लेकिन मेन कंपोनेंट होता है तांबा और जस्ता। तांबा 90% होता है और जस्ता 10% होता है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना और चांदी। ठीक है, सोना को हम एजी बोलते हैं और चांदी को हम सोना को हम AU बोलते हैं, AU, और चांदी को हम AG बोलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो हमारे शरीर की सबसे
अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ना, वो है थायराइड ग्रंथि। वो क्या है बच्चों? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और थायरोक्सिन हमारे शरीर के लिए ना, जो जितने भी हमारे अपापचय क्रिया की दर है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे लिए। अगले प्रश्न में आ जाते हो। कह रहे उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो जो तो इसका आंसर क्या होगा? वक्रता त्रिज्या के आधे से कम फोकस दूरी वाले जो उत्तल दर्पण होते हैं वो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? एमीटर से की जाती है। ठीक है, किससे की जाती है? एमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का क्या नाम है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन जो होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है जो बहुत कम तापमान पर द्रवित हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? H2S। देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ए होता है, बाहर में होगा 1। सल्फर का होता है 16, 2, 8, बाहर होगा 6। तो एक मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, 1 सल्फर होगा। सिर्फ हमें बाहरी कक्षक लेने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बाहर क्या है? 1, और सल्फर के बाहर क्या है? 6, 4, 5, 6। तो ये इससे एक एक की सर्जरी करेगा। सल्फर ने एक ले भी लिया और दे भी दे रहा है। 6 से 7 हो गए, और ये 7 से 8 हो गए। इसके बाहरी कक्ष पूर्ण हो गए, और इसका भी बाहरी कक्ष पूर्ण हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? N2, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7। तो पहले वाले में 2, बाहर वाले में कितना है? 5, और सॉरी 6। अरे 5 ही तो होगा, 2 और 5 7 होता है, 5 होगा। ठीक है, तो N2 N2 बना दो। और बाहरी कक्षक में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 5 बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5, इसको 3 और चाहिए, तो ये आपस में 3 3 की साझेदारी कर लेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा? साझेदारी, और अपना कक्षक पूर्ण कर लेगा। ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमसे क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होगा, 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो आंसर क्या होगा? उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय अभिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इन ऑक्साइडों में ना धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगर मैं इनका 2 उदाहरण बताऊं, एक तो हो जाएगा ZnO। ठीक है, और एक दूसरा है फेमस, वो है Al2O3। ये इसके 2 फेमस उदाहरण हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के। अगला क्वेश्चन है कि भर्जन तथा निस्तापन में उदाहरण सहित अंतर दीजिए। तो देखो, ये भर्जन और निस्तापन मैंने लिख लिया है आपकी आंखों के सामने। निस्तापन क्या होता है? निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसे गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। और भर्जन क्या होता है? भर्जन विधि में अयस्कों को वायु की अधिकता में गलनांक से नीचे, ठीक, गलनांक से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, निस्तापन में क्या होता है? इसमें अयस्क से नमी बाहर निकल जाती है, और इसमें अयस्क से नमी बाहर नहीं निकलती है। इस विधि में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, निस्तापन में इसमें मुख्य रूप से कार्बोनेट, जल योजित ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड और उनके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। और भर्जन में इस विधि द्वारा मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों को उनके ऑक्साइड से परिवर्तित किया जाता है। निस्तापन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और भर्जन प्रक्रिया के दौरान विषाक्त धातु और अम्लीय यौगिक बाहर निकलते हैं। उदाहरण, कॉपर ऑक्साइड को
कोक के साथ गर्म करके शुद्ध कॉपर प्राप्त किया जाता है और लोहे के अयस्क को भर्जित करके पिघला लोहा प्राप्त किया जाता है। ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ये आप कॉपी में लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो देखो बच्चों, स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। ये जीव प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं। उदाहरण के लिए पौधे हो गए, शैवाल हो गए और कुछ जीवाणु भी हो गए। विषमपोषी क्या होते हैं? विषमपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपने भोजन को अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ये जीव पौधे, जानवरों या अन्य जीवाणुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, अधिकांश जीवाणु हो गए, ये सारे के सारे परपोषी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है? पादप ऊतक का नाम लिखिए। ठीक है, पौधों में जो भोज्य पदार्थ का वहन करता है, भोज्य पदार्थ का वहन करता है फ्लोएम। कौन करता है बच्चों? फ्लोएम करता है। पौधे में जल व खनिज लवणों का वहन कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जल बोलेगा ना, जाइलम। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे लेंस की क्षमता का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, D से दर्शाते हैं। कह रहे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, 25 सेंटीमीटर माइनस में। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता P बराबर, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होता है ना, तो वो होता है 100/f। 100f का मान है माइनस के 25, तो 25 चौके 100, आंसर आ जाएगा माइनस के 4 डायोप्टर। ठीक है, माइनस के 4 डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। देखो, विरंजक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया करता है तो क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 और जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाता है CaCl2। ठीक है, क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा? पानी बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है और यह HCl के 2 मोल लेने पड़ेंगे। ये रिएक्शन होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करेंगे, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। गर्म करेंगे तो क्या बनता है? Na2CO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और पानी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये रिएक्शन लिखना है आपको। अगला है, कह रहे इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 473 केल्विन तापमान पर गर्म करने पे क्या होता है? तो जो एथेनॉल का सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। ये एथेनॉल हमारा, इसको जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एथीन मिलेगा, C2H4 मिलेगा, पानी मिलेगा और SO2 मिलेगा, गैस। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे समीकरण को संतुलित कीजिए। समीकरण को संतुलित कीजिए। अब देखो संतुलित करते हैं। यहाँ देखो क्या है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, तो एक समीक विषय में इधर 3 है ना, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। ठीक है, जैसे 3 से गुणा किया, कॉपर 3 हो गया, कॉपर यहाँ 1 है, कॉपर में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो कॉपर 3 हो गया, कॉपर 3 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया और यहाँ क्लोरीन कितना है? क्लोरीन यहाँ 3 है, तो 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्लोरीन तो 6 हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम को 2 से बनाने के लिए 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जिधर जितना इधर होना चाहिए उतना ही उधर होना चाहिए। हो गया संतुलित। अगले वाले में आ जाओ। यहाँ देखिए सोडियम यहाँ कितना है? 2 है और यहाँ सोडियम 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही 2 से गुणा किया, सोडियम तो 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ से 2 और यहाँ है 4। ठीक है, यहाँ 4 और ये 5। ठीक है, इधर 6 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2 इधर और ये 2 इधर, 4 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 4 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया।
इधर भी ऑक्सीजन संतुलित हो गया। ठीक है, तो सब संतुलित हो गया। अब आ जाओ यहाँ देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 और इधर 2 है। तो 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। जैसे ही ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा किया, सोडियम बन गया 4, 2 दूनी 4, और सोडियम यहाँ 1 है, 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कारण बताना है आपको। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? देखो, क्योंकि ये जो धातुएं हैं बहुत ही टिकाऊ होती हैं और आसानी से खराब नहीं होती। ये धातुएं बहुत चमकदार होती हैं और आभूषणों को ना आकर्षक बनाती है। और ये धातुएं इतनी ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती है और आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है, यानी कि इनमें संचारण बहुत जल्दी नहीं होता, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। ये आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला गया, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो देखो, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है ना, क्योंकि सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जो वायु में जल के साथ क्रिया करके ना आग पकड़ लेती है, विस्फोट कर देती है। और मिट्टी का तेल एक अज्वलनशील पदार्थ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जो सोडियम को वायु और जल से बचाता है, उनके संपर्क में आने से रोकता है। जल में भी ऑक्सीजन होता है ना, तो जल में भी डुबोकर नहीं रख सकते, जल में भी ये आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, हरा क्यों हो जाता है? देखो, जब लोहे का कील है ना, ये हमारा लोहे का कील है Fe, इसे जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, कॉपर सल्फेट, तो क्या होता है, जो Fe है वो कॉपर से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, ताकतवर है, तो ये Fe कॉपर को हटा देता है और खुद उसके जगह पे आ जाता है, FeSO4 बना लेता है। और क्या होता है, बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। इसी के कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। जब लोहे की कील को ना हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देती है। ठीक है, और इसी कारण विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो प्रश्न को दोबारा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोहरा रक्त परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम बताइए। तो दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है? खून जो हमारे बॉडी में 2 बार चक्र मारता है ना, उसे हम कहते हैं। कह रहे दोहरे परिसंचरण से तात्पर्य उस प्रकार के परिसंचरण से है जिसमें रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। मानव शरीर में दोहरे रक्त परिसंचरण की व्यवस्था होती है। इसमें रक्त 2 अलग अलग परिसंचरण प्रणालियों से होकर गुजरता है। पहला क्या होता है, यह परिसंचरण प्रणालियां हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ले जाती हैं। द्वितीय परिसंचरण में क्या होता है, यह परिसंचरण प्रणालियां शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हृदय तक लेके आती है, जो खून में होता है। और इसी को हम दोहरा बोलते हैं। एक बार अब गंदा वाला आएगा और एक बार अच्छा वाला, मतलब ऑक्सीजन जिसमें होगा वो लेके जाएगा। तो इसी प्रणाली को हम दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। दोहरे परिसंचरण की व्यवस्था के कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को एक साथ मिश्रित होने से रोका जाता है। इससे शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम बताइए। तो वो है हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक का नाम क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के साथ बंध बना सकता है और इसे शरीर के सभी अंगों तक ले जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए कि श्वास नली कहाँ पर है, कूपी कहाँ पर है, फुफ्फुस कहाँ पर है। तो देखो, ये चित्र आपको बनाना है मानव श्वसन तंत्र में। ये हमारा नासा द्वार है, ये हमारी श्वास नली है। ठीक है, ये हमारी उपास्थि वलय होती है और उसके बाद ये हमारी श्वसनी होती है, ये हमारा फुफ्फुस होता है, ये हमारी पसलियाँ हैं। ठीक है, ये हमारा डायाफ्राम है, ये श्वसनिका है, ये कृपिका कोश है, उसके बाद ये कंठ है, ये ग्रसनी है, ये मुख गुहा है, ये नासा द्वार है।
ये चित्र आपको बना के प्रैक्टिस करके जानी है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। या फिर मानव अंतःस्रावी तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, उसमें निम्न भागों को दर्शाइए कि थायराइड ग्रंथि कहाँ है, वृषण कहाँ है, अग्नाशय कहाँ है। तो बहुत ही सिंपल सा फिगर मैंने ले लिया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा वृषण है, टेस्टिस कहते हैं अंग्रेजी में इसको, ये टेस्टिस है। ये हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये हमारा थाइमस है। ये हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ये पैराथायराइड ग्लैंड है यहाँ पर। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पिलाइन ग्लैंड यहाँ पर होता है, ठीक है। तीन बोला है ना, टेस्टिस कहाँ है, पेनक्रियास कहाँ है, ये हमारा पेनक्रियास होता है, ठीक है। और ये थायराइड ग्रंथि होती है। तो ये चित्र के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति से क्या समझते हो, ठीक है। तो देखो विद्युत शक्ति क्या होती है बच्चों, विद्युत शक्ति से तात्पर्य उस दर से ऊर्जा के रूपांतरण से जिस पर विद्युत धारा किसी प्रतिरोध से होकर गुजरती है और इसे वाट्स में मापा जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विद्युत धारा और विभवांतर के गुणनफल को हम विद्युत शक्ति कहते हैं, P बराबर VI, और इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। ऐसे भी परिभाषा आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बता रखा है और इस वीडियो में भी दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने वन शॉट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा दी है पूरे बुक के, 1.5 घंटे की वीडियो, उसको ज़रूर देख लेना। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखो 20 ओम प्रतिरोध, हमें आर दिया हुआ है 20 ओम, 5 एम्पियर विद्युत धारा आई, विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं, ये हमें 5 एम्पियर दे रखा है, समय टी दे रखा है 30 सेकंड, ठीक है। तो ऊष्मा का परिकलन करना है, हमें क्या निकालना है, ऊष्मा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम ऊष्मा निकालेंगे जो कि होती है विद्युत ऊर्जा के बराबर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा जिसका सूत्र होता है विद्युत शक्ति गुणा समय। विद्युत शक्ति का जो होता है वो होता है P और समय है T। तो P का मान होता है V इंटू आई, ठीक है। P बराबर क्या होता है VI, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, V बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर होता है V इंटू आई, VI ना, ठीक है। और V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, ठीक है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं IR गुणे आई टी। तो I का मान क्या है हमारे पास 5, तो I गुणा आई 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और R का मान हमारे पास है 20, और समय का मान हमारे पास है 30। तो 25 दून, यहाँ से क्या हो जाएगा, R का मान है 20 ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका P बराबर VI और V बराबर होता है IR, ठीक है। I गुणा आई स्क्वायर हो जाएगा, I का मान 5 देगा 25, 25 दूनी 50, पीछे से 0 गुणा 3, तो 5 छंग 30, पीछे से 3 0, इतना जूल। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहे परिपथ में ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये परिपथ में आपको ज्ञात करना है, ये चित्र है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, ये 15 ओम है, और ये आपका 30 ओम है, ये आपका 5 ओम है, ये और ये आपका 30 है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, मैं लिख भी देता हूँ 15, 30, 5 और ये 30। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, प्रभावित कुल धारा निकालनी है। अगर देखो 15 और 30, ये इसको मैं R1 बोल दूँ, ये R2 बोल दूँ, ये R3 बोल दूँ, ठीक है। ये R1 और R2 एक के नीचे एक है, R1 व R2 किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/8 वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 है 15 और ये 30, लॉसोपा आ जाएगा 30, ठीक है। लॉसोपा कितना आ जाएगा 30,
तो ये हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 एक कम 2, ये हो जाएगा 3/30, 3 एक कम 3, 3 दाई 30, 1/8। 30 से गुणा करो, 8 एक कम 8 और 10 एक कम 10, इतना हो जाएगा। अब इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है इसके साथ आ जाएगा, तो ये चीज़ और ये 8 चूंकि R3 R किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R3 प्लस R3 का मान 5 है और R आपने निकाला 10, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, हमारे पास विभवांतर दे रखा है 30, वोल्टेज कितना लगा है 30 वोल्ट, हमें निकालना है धारा। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो V का मान है 30, R का मान है 15, 15 दूनी 30, 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में 2 को लिखना है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, इधर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा को हम AC बोलते हैं, दिष्ट धारा को DC। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, और दिष्ट धारा में क्या होता है, वह धारा है जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर है। उसके बाद और भी अंतर मैं बताता हूँ। समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है, और समान वोल्टेज की दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाले यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, और दिष्ट धारा को नापने वाले यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाले यंत्र से दिष्ट धारा की माप भी की जा सकती है, लेकिन दिष्ट धारा नापने वाले यंत्रों से प्रत्यावर्ती धारा की माप नहीं की जा सकती। 4 अंतर मैंने लिखा दिए। प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, ये केवल ऊष्मीय प्रभाव दिखाते हैं, और दिष्ट धारा रासायनिक प्रभाव चुंबकीय प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव सभी दिखाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता, और दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा के साथ ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जा सकता है, और दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं लाया जा सकता। तो ये मैंने इतने सारे अंतर लिखवा दिए, तो आप इनमें से कोई कम से कम 4-5 जरूर लिख देना एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का क्या महत्व है। देखो, जो फ्यूज होता है, आपके घर पे फ्यूज होगा ना लगा हुआ, फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को अति धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित होता है, मतलब लघुपतन से बचाता है। इसका उपयोग सुरक्षा उपकरणों की एक श्रृंखला में किया जाता है। फ्यूज तार बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री शीशा और टिन की मिश्र धातु होती है। फ्यूज का क्या कार्य होता है, फ्यूज का उपयोग अति धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सामान्य क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, सामान्य ऑपरेशन में जब फ्यूज संपर्क बंद हो जाते हैं, जैसा कि दिखाया गया है चित्र में आप देख लेना, NCERT में होगा। जब एक उच्च धारा परिपथ में प्रवाहित होती है, अरे यार चित्र में डालना भूल गया हूँ। तो फ्यूज का काम क्या होता है, घर के उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना, जब अचानक से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो। ठीक, अगला है विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक के बारे में बताना है। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। देखो, विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है। जब विद्युत धारा किसी तांबे एल्यूमिनियम के तार से होकर गुजरती है तो यह तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जब तार से गुजरेगी ना तो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यही यदि तार को एक लूप या कुंडली में लपेट दें, ठीक है, कुंडली में ऐसे लपेट दें, तो चुंबकीय क्षेत्र को केंद्रित किया जा सकता है, सेंटर में लाया जा सकता है, और एक अधिक शक्तिशाली चुंबक बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहे हैं एक विद्यार्थी जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, क्लास के पीछे में बैठा है, शाम पट पढ़ने की में कठिनाई हो रही है, मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा है, ये किस प्रकार का दृष्टि दोष है, तो उसे है निकट दृष्टि दोष। उसे क्या, कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है।
इसके उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए, ठीक है, और रेखीय आरेख द्वारा समझाइए इसका निराकरण कैसे किया जाता है। तो देखो मैंने चैप्टर नंबर बच्चों 11 जो 10 पढ़ाया नहीं, एनसीईआरटी बुक के आधार पर 10 है, उस पर मैंने निकट दृष्टिदोष, दो दृष्टिदोष आराम से बैठ समझाया है, चित्र की मदद से समझाया है, निवारण कैसे किया जाता है वो भी मैंने बताया, ठीक है, ज़रूर देख लेना। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है, ठीक है, ये आप कॉपी में लिख दीजिएगा और चित्र भी बना दीजिएगा। चित्र वगैरह अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने जो वन शॉट वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पड़ोस में जैविक तथा अजैविक कचरे की समस्या दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? क्या उपाय करोगे? हम कंपोस्टिंग का उपाय करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें। ये प्रश्न आप अपने से बना के लिख दीजिएगा। किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट, यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरण से। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है? वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। कह रहे हैं कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वो है भाई धावन सोडा का उपयोग, यानी कि Na2CO3 का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। कह रहे हैं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। इसका जो पहला मेन उपयोग है बेकरी में, बेकरी में जो भी सामान बनता है वो उसमें इसका उपयोग होता है। और अगला जो उपयोग है अग्निशामक में, किसमें? अग्निशामक में इसका प्रयोग होता है, ये लिख दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया का समीकरण देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, इसको पानी में मिला देंगे। पानी के मैंने 1.5 मोल लेना है, ठीक है, तो जैसे ही पानी मिलाएंगे ये जिप्सम बन जाएगा। CaSO4.2H2O, ये क्या है? हमारा जिप्सम है। ये हमारा POP है और ये हमारा जिप्सम बन जाता है, ठीक है। कह रहे हैं अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है? देखो अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत चलन इसलिए करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, ठीक है, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, ये आप लिख देंगे। कह रहे हैं ब्यूटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समूहों का चित्रण कर सकते हैं? प्रत्येक का चित्रण दीजिए। तो मैं 2 का कर सकता हूँ। एक तो N ब्यूटेन नॉर्मल वाला, ऐसा ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन, ठीक है, एक तो ये है, ऐसा कर सकता हूँ। सब में ऐसे जोड़ देना, इन सब में H जुड़ेगा, इसे बोलते हैं N ब्यूटेन। इसे क्या कहा जाता है? N ब्यूटेन। और दूसरा मैं कर सकता हूँ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है? देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया और 3 कार्बन मेरे यहाँ है, ठीक है, इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। देखो सूत्र वही है, 4 ही कार्बन है और उतने ही हाइड्रोजन है, लेकिन संरचना अलग अलग है। ये आइसोब्यूटेन है, ये N ब्यूटेन है, ठीक है, यही कर सकते हैं और नहीं कर सकते, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं किसी अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल। क्यों? देखो जो अम्ल में अगर जल मिलाने पर ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, ठीक है, जिससे विस्फोट हो सकता है और कुछ चीज़ें बाहर भी आ सकती हैं और दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए जल को अम्ल में नहीं मिलाया जाता, ये आप लिख दोगे। अगला प्रश्न है जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे हम रिडॉक्स अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जबकि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। एक क्रियाकलाप जिसमें चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है, ठीक है, यह काले रंग का हो जाता है। इस क्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, आपको उत्तर देना है कि चित्र में देखकर अवलोकन कीजिए क्या होगा जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में गर्म किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा। देखो
कॉपर पाउडर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, ये आप लिख दोगे। ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। देखो हमारे पास कॉपर था और हमने उसमें ऑक्सीजन मिलाया तो हमारा क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद दे रहे हैं, तो यानी कि ये क्या है बच्चों, ये एक संयोजन अभिक्रिया है, ये आप लिख दोगे। अब हमसे बोल रहा है क्या होगा अगर इसमें हम H2 गैस प्रवाहित कर दें। ठीक है, अगर हम इसमें H2 गैस प्रवाहित कर दें तो क्या होगा, तो देखो जब इसमें हम H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड का हो जाएगा अपचयन और कॉपर धातु का निर्माण हो जाएगा। देखो जैसे हमारा ये कॉपर लिया ना CuO, इस पे जैसे हम हाइड्रोजन मिलाएंगे तो हमारा कॉपर अलग हो जाएगा और हमारा पानी अलग हो जाएगा, तो हमें कॉपर धातु मिल जाएगा। अब ये क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, यह है रासायनिक समीकरण। अगला है मेंडल वाला प्रश्न, कह रहे हैं जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे कैपिटल टी का संकरण शुद्ध बौने मटर के पौधे स्मॉल टी के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे दिखाई देते हैं, इसमें बौने लक्षणों का क्या होता है। ठीक है, सचित्र समझाइए। तो बौने लक्षण जो होते हैं वो अप्रभावी रहते हैं। देखो ये मैंने चित्र ले लिया, ये शुद्ध लंबे पौधे हैं चित्र और ये शुद्ध बौना पौधा है, इनके बीच कराया गया संकरण, ये चित्र बनाना एग्जाम में। तो F1 पीढ़ी इधर है तो सारे सभी लंबे पौधे आते हैं, टी इधर से है और स्मॉल टी इधर से है। ठीक है, तो जो गुण होगा वो लंबे पौधे का है। उसके बाद क्या F2 पीढ़ी में क्या होता है, लंबे पौधे ये वाला आ जाता है, 3:1 के अनुपात में ये होते हैं, 3:1 में ये होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे का संकरण शुद्ध बौने मटर के साथ किया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है जबकि बौनापन एक अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले जीन को प्रभावी जीन कहा जाता है जबकि अप्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले जीन को अप्रभावी जीन कहा जाता है। ये चित्र बना दोगे। ठीक है, व्याख्या क्या है, शुद्ध लंबे मटर के पौधे में 2 युग्मी प्रभावी होते हैं, कैपिटल टी, और शुद्ध बौने मटर के पौधे में 2 अप्रभावी होते हैं जो कि स्मॉल टी। जब इन दोनों पौधों का संकरण कराया जाता है ना तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रभावी लक्षण लंबापन है और अप्रभावी लक्षण बौनापन को दबा देता है। ठीक है, ये इसका पूरा आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकता के जो जनक हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, यह बोल दोगे। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये लिख सकते हो। ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। द्विखंडन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो द्विखंडन क्या होता है, टूट जाना 2 खंडों में। तो देखो द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक जीव 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, जैसे ये टुकड़ा है, ठीक, यहाँ से टूट गया, नीचे वाला ये हिस्सा हुआ, ऊपर वाला हिस्सा हुआ, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा बना लेते हैं और ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बना के 2 अलग अलग जीव बन जाते हैं ये। ठीक है, द्विखंडन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। कोशिका के केंद्र में एक मध्यपट बनता है, मध्यपट कोशिका को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक भाग में एक नया केंद्रक बन जाता है और कोशिका के अन्य भागों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक। अगला टॉपिक है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक जीव के एक भाग से एक नया जीव विकसित किया जाता है। जैसे कोई पौधा हुआ, ठीक है, पॉपुलर का आपने देखा होगा, यहाँ से कली निकलती है, यहाँ से कली निकलती है, हम यहाँ से काट देते हैं, उसको काट के इधर इधर इस वाले टुकड़े को हम जमीन में काट देते हैं और फिर ये एक पौधा बना देता है अलग से। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में लैंगिक प्रजनन की आवश्यकता नहीं होती है। कायिक प्रवर्धन के कई तरीके हैं, खंडन है,
एक जीव को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना देता है। ठीक है, ये एक तरीका है। उसके बाद रोपण है। ठीक है, एक जीव के एक भाग को मिट्टी में लगाया जाता है, यहाँ एक अन्य जीव बन जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, तो इसे पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला जाता है कि निषेचन क्या है भाई? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलता है और एक युग्मज बनाता है। युग्मज एक नए जीव का निर्माण करता है। बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक जल या अन्य माध्यम से मिलते हैं। बाह्य निषेचन में मादा युग्मक एक अंडे के रूप में पानी में छोड़े जाते हैं, जहां नर युग्मक उन्हें निषेचित करते हैं। और आंतरिक निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक सीधे मादा के शरीर में मादा युग्मक को निषेचित करता है। और आंतरिक निषेचन में नर युग्मक मादा के प्रजनन मार्ग के माध्यम से मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं और मादा युग्मक को निषेचित करते हैं। तो ये लिखना है आपको। देखो, इतना लिख दो। अंतर में आप शॉर्टकट में मैंने यहाँ लिख दिया है, ये पढ़ लेना, लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की कोई दो विधियां बताइए। देखो, गर्भ निरोधन की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे सबसे पहले हम दो विधि मैंने लिखा, रासायनिक विधि, एक शल्य। तो अनेक प्रकार की विधियां हैं, जैसे अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे निषेचन को रोक सकते हैं। स्त्रियों के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां प्रयुक्त की जाती हैं। झाग की गोली है, जेली है, विभिन्न प्रकार की क्रीमें हैं, ये रोकती है गर्भ को, गर्भ मतलब गर्भ आने से। पुरुषों में है शल्य चिकित्सा, पुरुषों में नसबंदी है, स्त्रियों में भी नसबंदी होती है और इसके द्वारा उनके निषेचन को रोका जाता है। और पुरुषों की शल्य चिकित्सा में शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। और स्त्रियों में अंड वाहिनी को काटकर बांध देते हैं, जिससे अंडाशय में बने अंडे गर्भाशय में नहीं जा पाते। ये तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे रंध्र किसे कहते हैं? ठीक है, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये रंध्र है। देखो, रंध्र क्या होता है? पौधे की पत्तियों, तनों और अन्य अंगों की बाह्य त्वचा में पाया जाने वाला एक छिद्र होता है। ठीक है, पौधे में छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं अगर आपको सूक्ष्मता से देखोगे तो, जो कि गैस विनिमय दर, वातोत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रत्येक रंध्र में दो सेम आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, ऐसी होती हैं। ठीक है, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये होती है द्वार कोशिकाएं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं जल की मात्रा के आधार पर अपना आकार बदलती है। जल की मात्रा ज़्यादा कम होने पर वो अपना आकार बदलती हैं, जिससे रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। रंध्र के दो मुख्य कार्य हैं, एक तो वातोत्सर्जन है और एक गैस का विनिमय है। रंध्रों के माध्यम से पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वातोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से पौधे पानी को खो देते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने का द्वार कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन से नियंत्रित किया जाता है। ये बंद होना खुल होना ये किससे नियंत्रित होता है? द्वार कोशिकाओं से नियंत्रित होता है। ठीक है, ये आपको चित्र भी बनाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के लंबवत रखा गया है। बिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है और ये मैंने करा भी रखे हैं कई बार। ठीक है, तो देखो, जो वस्तु की लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। h बराबर हमारा 2 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, और उसके बाद बिंब की दूरी यानी कि यू हमेशा माइनस में होता है, 15 सेंटीमीटर है। तो वी हमें नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है क्या है, ये लेंस है, लेंस सूत्र लगाओगे आप। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं 1.5 घंटे वाले वीडियो में। लेंस सूत्र से प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। और f का मान हमारे पास क्या दे रखा है? 10 उत्तल लेंस है। v हमें निकालना है
और यू दे रखा है -15, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये +15 इधर के -15 हो जाएगा। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 30, 10 3 30, 3 1 कम 3, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 1 कम 2। आगे हल करेंगे, ये आ जाएगा 1/30 बराबर 1/v, तिरछे गुणा करोगे v 1 कम v, 30 1 कम 30, तो v का मान आ गया प्लस में। तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है। आवर्धन m बराबर क्या होता है, h'/h बराबर होता है क्या, v/u। ये होता है आवर्धन का सूत्र लेंस का, और दर्पण में यहाँ माइनस लग जाता है, तो h', ये h गुणे में कहाँ है, बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। मान रखो h का मान हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 2, v का मान हमारे पास अभी हमने निकाला है 30, और u का मान प्रश्न में हमें मिला था -15, 15 दूनी 30, तो h का मान क्या आ गया, 2 दूनी 4। h क्या मिला हमें, h' क्या मिला हमें, माइनस, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, आभासी होगा। ठीक है, और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनेगा। नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है, उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। देखो ये h2 है और ये h कितना 4 है, ये आप लिख दोगे हिंदी में। h' बड़ा है ना, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ये आप लिख दोगे। तो जो पूछा था हमने कर दिया आराम से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हमसे क्या बोला गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। अरे क्वेश्चन छूट रहा है हमसे, सॉरी, ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं बच्चों से। आपने बोलोगे सर ये तो आपने छोड़ दिया था। अच्छा, फाइटोहार्मोन्स क्या होते हैं, फाइटोहार्मोन्स क्या होते हैं, देखो पौधों में पाए जाने वाले रसायन होते हैं जो पौधों के विकास कार्य को नियंत्रित करते हैं। ये रसायन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। फाइटोहार्मोन पौधे के विकास के सभी चरणों में शामिल होते हैं और बीज अंकुरण से लेकर फूल आने और फल पक लगने तक ये हेल्प करते हैं। जो मेन फाइटोहार्मोन्स है, एक तो ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, एबिजिक एसिड है, एब्जिक अम्ल, ये सारे हमारे फाइटोहार्मोन्स हैं। ऑक्सीन क्या करते हैं, ऑक्सीन पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन पौधे की ऊंचाई में वृद्धि करता है, फूल आने को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और पौधों के ऊतकों को विकास में हेल्प करता है। एथिलीन पौधे के पकने और बूढ़ा होने को नियंत्रित करता है। और एब्सिक एसिड पौधे के तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। ये है इसके कार्य फाइटोहार्मोन्स के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पित्त का भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्ताशय एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग है जो पेट के दाहिने निचले हिस्से में लीवर के नीचे स्थित होता है। पित्ताशय पित्त को संग्रहित करता है और एक हरे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। पित्त लीवर द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो पित्ताशय सिकुड़ जाता है और पित्त को छोटी आंत में छोड़ता है, और पित्त वसा को टूटने में मदद करता है। पित्त जो होती है ना, वसा को टूटने में मदद करता है, जिससे वह शरीर द्वारा अवशोषित हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद अब आ जाइए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, या फिर तो न्यूमेरिकल तो मैंने करा दिया था। ठीक है, अब आना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो इनके 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। हो सके तो इसका चित्र भी बना देना। और किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये लिख देना, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक, ये हमें लिख देना है। ठीक, कह रहे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये बताइए। देखो, जब अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि वो वायुमंडल से बाहर चला गया है, और वायुमंडल से बाहर जाने के बाद आकाश में
प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसको आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है, ये आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चित्रानुसार प्रवेश करता है? इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? ये देखो नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है इस तरफ। तो यहाँ मैंने आपको बताना है देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमन के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। ठीक है, दोनों की लंबवत होती है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है, इसीलिए आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर जाते हुए होगी। ठीक है, ये आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? कार्य कार्य W बराबर क्या होता है? वी क्यू। तो हमें 12 वोल्ट V दे रखा है 12 और आवेश Q दे रखा है 2, तो 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, 24 कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे लघुपतन के समय धारा के मान में अचानक क्या परिवर्तन होता है? तो देखो, लघुपतन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसी कारण परिपथ में धारा का मान अचानक से बहुत बढ़ जाता है। ये आप लिख दोगे। इस तरीके से ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे।